अस्सलाम वालेकुम। आई एम कैसर कम्बो वर्किंग एज ए बिजनेस हेड और शायगान फार्मास्यूटिकल में मैं डर्माटोलॉजी डिवीज़न को देख रहा हूँ। आज शायगान हेल्थ टीवी पे हमारे जो सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम है उसमें जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है एक्नी, कील मुहासे और छाइयाँ। और हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मसूद अहमद। ही इज़ स्किन स्पेशलिस्ट एंड ही इज़ फ्राम मदियन सवाल फ्राम KPK। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप डॉक्टर साहब, आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये बेसिकली एक आम पब्लिक के लिए है और आपका मैसेज एक आम पब्लिक को दिया जाएगा। तो हम एक्नी पे बात करेंगे। इसके बारे में बताइए कि कील मुहासे, छाइयाँ, ये एक्नी ये है क्या, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है और किस एज में ज़्यादा शुरू होता है और क्या हमें इसकी प्रिवेंशंस करनी चाहिए? बहुत शुक्रिया आपका। ये एक अच्छा मैसेज जाएगा अगर हम इस तरह एक फोरम बन जाए और उसमें हम एक्नी या मिलाजमा जो लोग उसको वैसे नहीं लेते जिस तरह वो है। अगर हम एक्नी की बात कर ले तो ये हर बंदे में या हर उसमें नहीं होता। जिन लोगों में पाइलोसेबेशियस एक वो होते हैं तो उसमें अगर उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है तो ये उसमें एक्नी वो उसको हम एक्नी प्रोन स्किन कहते हैं, जो ऑयली स्किन होती है। और ये उसके अगर आपसे फेमिलियल भी हो सकती है, अगर आपके पेरेंट्स में हो तो इस तरह हो जाते हैं। और इसके अपनी एक एज लिमिट ही, जब भी हम एडल्टहुड में जा रहे होते हैं तो इसकी जो सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू हार्मोनल इफेक्ट, और उसमें फिर ये आपके जो चेहरे पे दाने और कील मुहासे वगैरह निकलते हैं। इसको अगर हम आम लोग जो है इसको फिर अगर देखते हैं तो वो कहते हैं कि कभी हमारे उसमें उसको कहते हैं जवानी के दाने भी कहते हैं, उसको आम ज़ुबान में कहते हैं। लेकिन उसको ट्रीट करना फिर जो है वो असल में हो जाते हैं लोग इसको अपनी तरीके से ट्रीट करते हैं। और उसमें जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल या सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि उस ऊपर टॉपिकल स्टीरॉयड लगवाते हैं, जो हमारे क्वेक्स होते हैं या हमारे GPs होते हैं, तो उसमें वो लगा के तो उसके साथ वो एक एक्नी के साथ एक्नी फॉर्म इरप्शन भी आ जाती हैं। और फिर उन बच्चों या बच्चियों के चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल भी आ जाते हैं और फिर उसके बाद उसको मुख्तलिफ़ किस्म की इरिटेशन हो जाती है। तो मेरा आपके इस TV के थ्रू ये है कि अगर आपको एक्नी हो जाती है इसको इतना ज़्यादा सीरियस न लिया करें, लेकिन इसका इलाज है और इलाज के लिए आपने किसी भी मुस्तनद स्किन के स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा ताकि बर वक्त इलाज हो जाए और उसकी जो बाकी जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, जो नुकसानात आ रहे हैं, वो कम से कम हो जाएं। डॉक्टर साहब, ये जैसे आपने बात की कि ये जैसे जैसे हार्मोनल चेंजेस होती हैं और एज बढ़ती है तो ये चेंजेस आ जाते हैं, तो जैसे बाकी बीमारियों की बहुत सारी अक़साम होती हैं, क्या एक्नी की भी कोई ऐसी किस्में होती हैं कि या क्योंकि जो भी अगर स्किन पैचेस आते हैं जी तो वो एक्नी ही है समझी जाती है? नहीं, बिल्कुल स्किन पैचेस को आप एक्नी बिल्कुल नहीं कह सकते। इनकी एक्नी में होते हैं कुछ लीजन इन्फ्लेमेटरी होते हैं, कुछ नॉन इन्फ्लेमेटरी होते हैं। नॉन इन्फ्लेमेटरी ऐसे जिस तरह लोग उसको कील मुहासे कहते हैं, ये भी एक्नी की एक किस्म होती है। उसके बाद फिर उसमें अगर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, इससे पेप्यूल्स वगैरह बन जाते हैं। इसमें फिर अगर इसको ज़्यादा हो तो नोड्यूल्स बन जाते हैं, सिस्ट बन जाते हैं, उसको हम फिर नोडुलोसिस्टिक एक्नी भी कहते हैं। तो अगर हम देख लें तो जो नॉन इन्फ्लेमेटरी है इसको ट्रीटमेंट ऑप्शन थोड़े से और हो जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी की कुछ और हो जाती है, और इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो नोडुलोसिस्टिक की फिर अपनी ट्रीटमेंट ऑप्शन हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे इसके लिए कोई भी ऐसी छाई देखता है इंसान या स्पेशली फीमेल जो है अपने चेहरे पे चाहिए, तो वो कोई ना कोई घरेलू टोटके या वो जो विजुअल एड्स आते हैं वहाँ से ब्यूटी क्रीम्स इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है और इसके क्या नुकसानात हैं वो भी ताकि आवाम को पता लगे। अब जो है ना, जो एक्नी से हम मिलाजमा पे चले गए हैं, छाइयाँ जिसको आम ज़ुबान में मिलाजमा कहते हैं और तिलसरी हम हमारे पश्तों में भी कहते हैं, ये इसकी भी मल्टीपल काजेज़ हो जाती हैं। फ़ीमेल में इसका जो है ना, अगर एनीमिया एक बड़ी कॉज है, अगर फीमेल की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ है, उसकी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, उसमें भी हो जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हो जाती है। और ये जो लोग ज़्यादा तौर से उनके गोरा कलर होता है, जिस तरह हमारे स्वाद के इलाके के लोग होते हैं, उनमें ये बीमारी ज़्यादा होती है। बदकिस्मती की बात यह है कि इसकी जो है ना इश्तिहार आ जाते हैं और इसके जो एक्सपर्ट TV पे बैठ के इसका जो इलाज करते हैं तो बहुत ज़्यादा आते हैं और बंदा देख के हैरान हो जाता है कि ये मेरी डिग्री तो मेरे अगर मैं इसको जला दूँ तो अच्छा होगा। उसमें मल्टीपल किस्म की उसकी आ जाती है, ब्यूटी क्रीम्स आ जाती हैं और वो लगा के तो जब वो फीमेल हमारे पास आ जाती है, एक तो उनको कंटेक्ट
डर्मेटाइटिस हो जाता है, चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो जाता है। फिर उसमें आपको पता है जितनी भी हमारे कॉस्मेटोलॉजी वाले जो है ना, आम जो कॉस्मेटोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स हैं उसमें स्टीरॉयड्स होते हैं, और अब तो उनमें उन्होंने मर्करी का भी एडिशन शुरू कर दिया है। तो उसकी जो आप साइड इफ़ेक्ट्स अगर देख लो तो मेरे ख्याल में वो जो है ना जितने भी बंदों के पास होंगे वो फेंक देंगे इसको। जी, यहाँ तो कहने का मकसद है कि एक डिजीज़ से पेशेंट शुरू होता है और मल्टीपल डिजीज आता है ड्यू टू के अगर वो रॉन्ग ट्रीटमेंट शुरू कर दे। ऐसा ही है। तो इसमें सबसे बेहतर ये है कि अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम आती है सबसे पहले वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आए और डॉक्टर की ट्रीटमेंट शुरू करें। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, इस तरह की प्रॉब्लम जब आते हैं इंसान में तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा सोशली भी डिस्टर्ब हुआ होता है, तो इसमें मेंटल हेल्थ पे भी कोई इफ़ेक्ट्स आते हैं ऐसे? बिल्कुल ऐसे ही है। असल में अगर बीमारी जो भी हो वो मेंटल स्ट्रेस वो देती है, लेकिन जो बीमारी अंदरूनी हो उसमें मेंटल स्ट्रेस कम होते हैं जो बैरूनी हो। क्योंकि अगर हम ले ले इस एज के बच्चों या बच्चों को ले ले, एक और एज होता है जिसमें वो बच्चे ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, और ख़ासकर बच्चे और बच्चियाँ दोनों कॉन्शियस हो जाती हैं। तो उसमें इस तरह के अगर इश्यूज़ आ जाते हैं तो वो बच्चे और बच्चियाँ फिर उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। मेरे पास जो है ना अगर पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बस खुश करें लेकिन उसको ठीक कर दे और जल्दी ठीक कर दे। तो इसमें मेरे ख्याल में ये है कि हम उसको थोड़ा सा अगर है साइकोलॉजिकल टच, मेरे जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट भाई हैं या बहनें हैं उनको मेरा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको थोड़ा सा वो भी कर ले, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे, ताकि वो और उनको बता दे कि इस बीमारी ने कैसे ठीक होना है, कब तक ठीक होना है। और आपने इसका, मैं तो अक्सर अपने पेशेंट को कहता हूं कि दिल बड़ा कर दें। जब आपका दिल बड़ा होगा तो आप फिर तजर्बे नहीं करोगे और उस बीमारी को थोड़ा सा आपने बर्दाश्त करना है और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस रखना है कि ये बीमारी ख़त्म हो सकती है अगर आप ट्रीटमेंट सही दें। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब, कोई इस बीमारी को बचने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स या ऐसी क्या डाइट्स हैं जो कि इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि ये बीमारी ना लगे? अब अगर हम कहें डाइट्स का एक कंट्रोल सा है, अगर एक्नी की बात हम कर ले तो बुक्स में भी लिखा हुआ है कि यार डाइटिंग में, लेकिन फिर भी जितनी है ना चटपटी खुराकों से थोड़ा सा इसको परहेज़ करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, और जितने आप टॉपिकल जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं चेहरे पे उससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। यानी जो अगर इश्तहार देख ले और आप अगले दिन आपने अपने चेहरे को तजर्बा बना के उस पर दवाई लगा ली तो इससे बच के रहना चाहिए। जो मिलाजमा की इशू है उसमें अगर हम देख ले तो ज़्यादातर इशू फीमेल में आती है, जो उनके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाती हैं उनको अगर ठीक कर ले, फिर उसमें एनीमिया एक मेन कॉज हो जाता है। तो एनीमिया को ठीक करने के लिए उनको आयरन फोलिक एसिड की मेडिसिन देनी चाहिए। और ऊपर अगर हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से उसको कुछ हो रहा है तो उसको हम बचाने के लिए हमने कोई भी सन ब्लॉक वगैरह यूज़ करना है ताकि। और जो छाइयाँ आ गई हैं अब उसको तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसको हम ट्रीट करेंगे। तो उसमें से कोई भी आप जो है ना एंटी मिलाजमा कोई भी ट्रीट दे सकते हैं, जैसे साइटोन प्लस या इस तरह की चीज़ आप दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिस इलाके से आप बिलोंग करते हैं, जैसे अभी आपने बताया स्वाद साइड पे, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट ऐसा है और गोरापन भी बहुत ज़्यादा, लेकिन उस तरफ ये छाइयाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं फीमेल में। इसकी क्या रीज़न है? उधर एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं, तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या बाकी लोग प्रिवेंट करके बच सकते हैं इससे? देखिए मेरे भाई, इसमें स्किन की टाइप्स होती है, 6 टाइप्स होती है, जिसमें पहले 2 टाइप्स होती है जिस तरह जो है ना यूरोप वालों की होती है, वो ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। इसमें आपकी स्किन प्रोटेक्शन जो सेल्स करती है वो उसकी तादाद कम होती है, तो इसलिए उसमें जितनी भी सन डैमेज हो जाते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हमारे इलाके में भी हम टाइप 3 या टाइप 4 में आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह की इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं। और हम जिस तरह ऊपर जाएंगे तो हमारे जो है, एक तो आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़्यादा हो जाती है, ऊपर बाकी आपकी स्किन तो आपके 2 एग्रीवेटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो आपकी वाइट स्किन, और ऊपर से जो वहाँ पे है ना आपके जो है ना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि आप तो गोरा कलर तो उसको हम कुछ नहीं कह सकते, तो आपका फेमिलियल आ रहा है, लेकिन जो अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे हम आसानी से बच सकते हैं अगर हम कोई भी सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं या कोई भी किसी भी तरीके से आप फिज़िकली या केमिकली आप अपने आप को सन से बचाएँ। यानी कोई टोपी पहन लें, मास्क पहन लें, जिस तरह आप चेहरे को बचा सकते हैं, ख़ासकर सर्दियों के मौसम में, क्योंकि सर्दियों में हमने धूप में जाना होता है, गर्मी में तो हम वैसे भी धूप से और सूरज से अपने आप को बचाते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल जैसे एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो रेगुलर टॉपिकल ट्रीटमेंट हो रही हैं वो ज़्यादा बेहतर है, या एस्थेटिक ट्रीटमेंट में सीरम वगैरह का यूज़ करने से वो ये ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छी है?
ایک بہت ہی مشکل کویشچن آپ نے پوچھ لیا، لیکن خیر اس کا کیونکہ میں ایز اے بینگ اور ڈرماٹولوجسٹ میں کاسمیٹالوجی کی اتنا زیادہ فیور نہیں کرتا، لیکن اب ایک ایج آ گئی ہے کہ اب ہم نے کاسمیٹالوجی کو بھی ٹچ کرنا ہوگا، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم نے پیشنٹ کو پہلے سمجھانا ہوتے ہیں کہ اس کے یہ کاز ہے، اس کو ہم اس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو جو ہماری ڈرماٹولوجی کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، تو جب ایک بھی علاج لمبا ہو جاتا ہے تو مریض بھی خوار ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا تجربے کر رہے ہیں، کبھی ایک کبھی دوسری۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایسی کوئی کاسمیٹالوجی کی پروڈکٹ لانچ کر لیں جس میں جو باقی مارکیٹ میں جو ہے پروڈکٹس اویلیبل ہے اور جو اسٹیرائڈ سے بھری پڑی ہیں، اگر اس میں سے تھوڑے سے ہم اسٹیرائڈ کو آؤٹ کر لیں، اس کی جگہ کوئی اور اس طرح کے انگریڈینٹس ڈال لیں جو فیس کو نقصان نہ پہنچائے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو اگر ایک اچھی کمپنی ایک اچھا بنا لے تو اس میں کوئی برائی والی بات ہے نہیں، لیکن پھر بھی ایز اے ڈرماٹولوجسٹ میرا یہی ہوگا کہ ہم نے بیماری کو ضرور ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ وہ سر شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، بڑی جلدی کیور ہو جاتا ہے پیشنٹ، ہاں لیکن وہ کاسٹلی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، تو بہت زیادہ لوگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں بینگ اے ڈرماٹولوجسٹ آپ سے یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ اپنی عوام کو کوئی بتانا چاہیں کہ وہ اپنی اسکن کی کیئر کے لیے ان کو کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ میرا تو یہ ہے کہ بینگ اور ڈرماٹولوجسٹ میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ بیماری آ جاتی ہے، بیماری کا آپ نے علاج کرنا ہے۔ علاج کے لیے جس طرح اسکن بھی ایک ہمارے جسم ایک آرگن ہے، باقی آرگن کا جس طرح آپ علاج کرتے ہیں اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو آپ کو بھی میرے اپنے مریضوں کو یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ کو اسکن کی بیماری آ جاتی ہے تو آپ کسی کوالیفائڈ اسکن کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں تاکہ وہ بیماری ٹھیک ہو جائے، اور اس کے جو آپ کو بغیر دیکھے بغیر پوچھے آپ نے جو علاج کرنا جس کے سائڈ ایفیکٹس آ رہے ہیں، جس کے نقصانات آ رہے ہیں، وہ کم سے کم ہو۔ باقی یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت ایکنی اور ملازمہ کی بات کر رہے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں ہمارے مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ٹاپیکل اسٹیرائڈ لوگ لگوا رہے ہیں، جس طرح یہ جو ہے نا بیوٹی کریمز آ رہی ہیں، یہ لگا رہے، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ بالکل نہیں لگانی چاہیے۔ یہ میرا مشورہ ہے کہ اس سے آپ کا چہرہ ٹھیک بالکل نہیں ہوگا، خراب ہو سکتا ہے۔ تو اور باقی جتنی بھی ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھیں، بیلنس ڈائٹ کریں، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، چہرے کو عام صابن پانی سے دھو لیں، بس یہ کافی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا شائگان ہیلتھ ٹی وی پہ آنے کا۔ بہت شکریہ۔